हाय फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र वो जटिल प्रणाली होती है जिसके द्वारा भोजन को छोटे और घुलनशील अणुओं में तोड़कर, जिसमें के द्वारा क्या होता है, भोजन को छोटे और घुलनशील अणुओं में तोड़कर शरीर के द्वारा अवशोषित करने योग्य बनाया जाता है। क्या? शरीर के द्वारा अवशोषित करने योग्य बनाया जाता है। यही हमारा क्या पाचन तंत्र की परिभाषा होगी। अब हम देखेंगे चित्र के माध्यम से जो मानव का जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, मतलब जो हमारे पाचन अंग है, वो कौन-कौन से हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे हमारा माउथ है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, सबमेंडुलर ग्लैंड्स है, जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स है, ये हमारा इसोफेगस है, लीवर, सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप चित्र को एक बार ध्यान से देख लीजिए। जिसमें हमारा कोलन है, इलियम, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्टोमक और हमारा अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस, ये सब जो हमारे पाचन तंत्र के जो अंग है, उन वो है, आप इसे देख सकते हैं। इन सब के बारे में हम एक-एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पाचन और पाचन तंत्र की परिभाषा। सबसे पहले पाचन की परिभाषा देखें, तो पाचन की परिभाषा क्या है? पाचन वो प्रक्रिया होती है। पाचन क्या होती है? पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें और जटिल, ठोस और बड़े, क्या जटिल, ठोस, बड़े और जो अघुलनशील खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, इनको विभिन्न एंजाइम और रासायनिक क्रियाओं की सहायता से। तो आप इसे याद रखेंगे। परिभाषा कैसे? कि पाचन क्या होता है? पाचन वो प्रक्रिया होती है जिसमें और जटिल, ठोस, बड़े और अघुलनशील जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनको विभिन्न एंजाइमों और रासायनिक क्रियाओं की सहायता से तरल, सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है। क्या? तरल, सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि शरीर इन पोषक तत्वों को आसानी से खपा सके या आसानी से अवशोषित कर सके। तो ये हमारी क्या पाचन की परिभाषा है। अब पाचन तंत्र की बात करें, तो पाचन तंत्र किसे कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहेंगे? तो ये उन सभी अंगों और ग्रंथियों का समूह होता है। ये क्या होता है? ये हमारे उन सभी अंगों और ग्रंथियों का समूह होता है जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। अब हम देखेंगे मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बातचीत करते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए मानव के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। क्या? दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारी क्या आहार नाल होती है। क्या? एक तो आहार हमारे क्या आहार नाल होती है, और दूसरा हम आगे देखेंगे जो हमारे क्या डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होती है उसकी बात करें, पाचक रसों की बात करेंगे, जो हमारे क्या दूसरे पार्ट के अंदर आएगा। सबसे पहले हमारा आएगा आहार नाल। तो आहारनाल क्या है? आहारनाल हमारी एक लंबी और कुंडलित नलिका होती है। आहारनाल क्या होती है? एक लंबी और कुंडलित नलिका होती है जो हमारे मुख से शुरू होके गुदा मतलब एनस पे जाके समाप्त होती है। और वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई क्या 6 से 9 मीटर तक होती है। पूरी आहारनाल की लंबाई क्या 6 से 9 मीटर तक हो सकती है। जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले शुरू होती है हमारी बक्कल कैविटी से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा की बात करें, आहार नाल का पहला भाग होती है। मुख गुहा क्या होती है? आहार नाल का पहला भाग होती है। और मनुष्य का मुख क्या है? एक दरार के समान होता है। ये तो आपको पता ही होगा, मनुष्य का मुख कैसा होता है? एक दरार के समान होता है, जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा कहते हैं। और मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालू कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, मुख गुहा के ऊपरी भाग को हम तालू कहते हैं। और मनुष्य का मुख गुहा ऊपरी और निचली जबड़े से घिरी होती है। मनुष्य की जो मुख गुहा होती है, ये क्या ऊपरी और निचली जो जबड़ा होता है, मैंडिबुलर्स होते हैं, उनसे घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मतलब ऊपरी और निचले होंठ होते हैं। आप इसे याद रखें। मुख गुहा को बंद करना हो तो बंद करने के लिए क्या 2 ऊपरी और निचले होंठ होते हैं। मुख गुहा में क्या जीभ और दाँत भी होते हैं। मुख गुहा में क्या जीभ और दाँत भी होते हैं। जब दाँत की बात की, दाँत के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य के दोनों जबड़े, क्या मनुष्य के दोनों जबड़े ऊपरी हो या निचली हो, दोनों में दाँतों की एक-एक पंक्तियाँ पाई जाती है। मनुष्य का जो वयस्क मनुष्य है उसकी बात करें तो उसमें हमारे कुल 32 दाँत होते हैं, जबकि जिसमें हमारे क्या प्रत्येक जबड़े मतलब ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में क्या 16-16 दाँत होते हैं। दाँतों की विशेषता की बात करें, क्या दाँतों की विशेषता की बात करें, तो मनुष्य में 3 प्रकार के दाँत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? मनुष्य में 3 प्रकार के दाँत पाए जाते हैं। 3 जो दा 3 प्रकार नहीं है, 3 विशेषताएँ होती है। जो मनुष्य के जो दाँत होते हैं, उनकी 3 विशेषताएँ होती है। पहली विशेषता आती है गर्तदंती। तो मनुष्य के दाँत कैसे होते हैं? गर्तदंती होते हैं, जिसे थिकोडेंट कहते हैं। मतलब दाँत क्या जबड़ों की हड्डियों में जो बने गर्त होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, उनमें मजबूती से धँसे होते हैं। तो ये पहली विशेषता आती है मनुष्य के दाँतों की। पहली कौन-सी? थिकोडेंट या गर्तदंती। तो दाँत क्या जबड़ों की हड्डियों में बने जो गर्त होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, उनमें मजबूती से धँसे होते हैं। दूसरी विशेषता आती है हमारी कौन-सी? डाइपोडेंट मतलब द्विबार दंती। डाइपोडेंट की बात करें
तो इसे द्विबार दंती कहते हैं। मनुष्य में दाँत जीवन में 2 बार आते हैं। एक तो शिशुआवस्था में जिसे हम दूध के दाँत कहते हैं, ये टोटल कितने होते हैं 20 दाँत होते हैं। और वयस्क अवस्था की बात करें तो स्थायी दाँत होते हैं, ये कितने होते हैं 32 दाँत होते हैं। आप इसे याद रखें, जो दूध के दाँत होते हैं वो कितने होते हैं 20 होते हैं, और स्थायी दाँत की बात करें तो ये कितने होते हैं 32 दाँत होते हैं। और तीसरी विशेषता आती है विषम दंती, जिसे हेटेरोडोंट कहते हैं। कि विषम दंती हेटेरोडोंट की बात करें तो दाँत क्या एक से अधिक प्रकार के होते हैं। मनुष्य में क्या 4 प्रकार के दाँत पाए जाते हैं। मनुष्य में क्या 4 प्रकार के दाँत पाए जाते हैं, कौन-कौन से? एक तो होता है कृंतक, दूसरा रद्नक, तीसरा अग्रसवर्णक और चौथा चवर्णक, जिनके कार्य भी अलग-अलग होते हैं। तो हमने 3 विशेषता देख ली मनुष्य के दाँतों की। पहला तो हमारा गर्तदंती, मतलब हड्डियों से बने हुए गर्तों में होते हैं। दूसरा द्विबारदंती, मतलब जीवन में 2 बार आते हैं। और विषम दंती मतलब चारों के चारों दाँत, जो सारे के सारे 32 के 32 दाँत 4 प्रकार के होते हैं। अब दाँतों के प्रकार और उनके कार्यों की बात करें, तो बात करें प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में, मतलब दाएँ और बाएँ। जैसे मनुष्य का दाँत का जबड़ा ये पूरा है, तो इसमें क्या आधा भाग गिना जाता है, और आधे भाग में कितने 8 दाँत होते हैं। आप इसे याद रखें, कितने दाँत होते हैं? 8 दाँत होते हैं। और 8 इधर दाँत होते हैं, 8 ऊपर होते हैं और 8 नीचे होते हैं। तो इस तरह मनुष्य के जो मुँह होता है, उसमें 32 दाँत होते हैं। तो बात करें प्रत्येक जबड़े के आधे भाग में, दाएँ हों या बाएँ, 4 प्रकार के दाँत पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कैसे होती है? ऐसे होती है 2, 1, 2, 3। क्या किस अनुपात में होती है? 2, 1, 2, 3। तो चित्र क्या है? ये ग्राफ में भी आप देख सकते हो, टेबल है, टेबल में हम देख सकते हैं कि 2, 1, 2, 3 इस अनुपात में पाए जाते हैं, जो एक तरफ का दायाँ हो या बायाँ हो, आधा भाग। तो पहला दाँत होते हैं कौन से हमारे कृंतक, कृंतक जिसे इंसिजर्स कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? आधे भाग में 2 होती है। टोटल देखें तो कितनी होगी? आधे भाग में तो 2 होती है, टोटल देखें तो 2 और 2 4, 4 दूनी 8। आप इसे याद रखें, प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा करना है। कितनी? 4 से गुणा करना है। तो आप इसे याद रखें, टोटल हमारे 4 से गुणा करना है, और यदि आधे भाग में देखें तो हुँ। आप ये संख्या देख ही रहे हैं, तो इतने दाँत होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। पूरे मुँह से आपसे पूछा जाए पूरे मुँह में कितने हैं, तो कितने 4 से गुणा करना है। तो कृंतक की बात करें, तो प्रत्येक आधे जबड़े में हमारे 2 होते हैं। बात करें इनकी संरचना और कार्य की, तो चपटे और धारदार होते हैं हमारे कृंतक। कृंतक क्या ची का भोजन को काटने का काम करते हैं। जैसे हमारे सेब काटने का काम कौन करते हैं? हमारे आगे के 4 दाँत हैं, जो आगे के 4 दाँत ऊपर के, आगे के 4 दाँत नीचे के। ये नेम कहते हैं कृंतक या इंसिजर्स। यदि आप चूहे, गिलहरी या जो हमारे इस तरह के जो जीव होते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, इनके अंदर जो आगे के दाँत होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैने और शार्प होते हैं, जो क्या करते हैं, चीज़ों को काटने और छीलने के काम आते हैं। फिर होते हैं हमारे कैनाइन्स। कैनाइन्स की बात करें तो इनकी संख्या 1 होती है आधे जबड़े में। टोटल देखें तो हमारे कितने मुँह में 4 होते हैं, और ये कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। यदि आप शेर के जो दाँत देखे होंगे, जिनसे आपको डर लगता है, तो वो कौन-से दाँत होते हैं नॉर्मली? रद्नक या फिर कैनाइन्स होते हैं। अरे मांसाहारी भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। क्या मांसाहारी भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे अग्रसवर्णक, जिन्हें प्रीमोलर्स कहते हैं। इनकी संख्या होती है 2। प्रीमोलर्स की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टोटल देखें तो कितने? 8 होगी। ये कैसे होते हैं? चौड़े, चपटे और खुरदरे होते हैं। क्या? चौड़े, चपटे और खुरदरे होते हैं। कौन से? प्रीमोलर्स। और ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। अब चौथे दाँत आते हैं हमारे कौन से? चवर्णक। चवर्णक जिसे मोलर्स कहते हैं। प्रत्येक आधे जबड़े में इनकी संख्या 3 होती है। टोटल देखें तो 3 चौक 12। टोटल कितने हो? 12, और ये सबसे चौड़े होते हैं। कौन से? चवर्णक। ये भोजन को पीसने और चबाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को पीसने और चबाने का काम करते हैं। तो इस तरह हमने देखा 4 प्रकार के दाँत, कृंतक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। फिर दाँत का आंतरिक और बाहरी संरचना की बात करें, दाँत की आंतरिक और बाहरी संरचना की बात करें, तो दाँत की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा जाता है। जब दाँत की जो संरचना है, उसको मुख्य रूप से क्या है 3 भागों में बाँटा जाता है। कौन-कौन से 3 भाग है, उनकी बात करें। बात करें कौन-कौन से 3 भाग है, एक तो हमारा क्राउन होता है, दूसरा हमारा नेक होता है, तीसरा होता है हमारा रूट होता है। कौन-कौन सा? क्राउन, नेक और रूट। आप इसे बात याद रखेंगे। चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। जो चित्र हम देख रहे हैं, ऊपर वाला भाग कौन-सा? क्राउन है, जो हमारे क्या एनामल नामक एक पदार्थ है, उससे जो कठोर पदार्थ है, उससे घिरा हुआ है। उसके नीचे होता है हमारा डेंटिन। तो क्राउन के अंदर 2 ही चीज़ है, हमारे एनामल है और डेंटिन है। डेंटिन के अंदर देखिए तो आपके पल्प होता है। क्या होता है? पल्प होता है। फिर हमारी जो गम है, ये है। जो हमारे फिर हमारे रूट कैनाल है, फिर हमारे देखिए एपेक्स है। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो ये तो क्या है बहुत ज़्यादा टिपिकल संरचना है। आप उनको केवल दाँत की एक सामान्य सी संरचना याद होनी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। वैसे तो आपको पूरी डिटेल से बताया गया है इसके अंदर दाँत की संरचना। तो दाँत की संरचना में देखें, तो दाँत की संरचना को 3 भागों में बाँटा गया है। कितनी भागों में बाँटा गया? 3 भागों में बाँटा गया दाँत की संरचना को। तो आगे देखें कौन-कौन से भाग हैं। पहला आता है बाहरी भाग, जिसे एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी की बात करें तो
पहला आता है इसके 3 भाग कौन-कौन से शिखर, नेक और रूट। मतलब शिखर मतलब क्राउन, ग्रीवा या गर्दन मतलब नेक और तीसरा आता है जड़। शिखर की बात करें तो दाँत का बाहरी ऊपरी भाग होता है कौन-सा? शिखर, जो मसूड़े के ऊपर बाहर निकला होता है। क्या? जो मसूड़े के ऊपर बाहर निकला होता है। दूसरा होता है ग्रीवा या गर्दन जिसे नेक कहते हैं। ये शिखर और जड़ के बीच का भाग होता है। क्या? शिखर और जड़ के बीच में क्राउन और रूट के बीच का भाग है हमारा गर्दन। तीसरा होता है जड़, मतलब ये दाँत का निचला भाग होता है, जो हमारे जबड़े की हड्डी और मसूड़े में धँसा होता है कौन-सा? जड़। अब हम देखेंगे इसकी आंतरिक संरचना, ये तो बाहरी संरचना है जो बाहर से देखने को मिलती है। आंतरिक संरचना में हमने सबसे बाहर देखा कठोर भाग जिसे एनामल कहते हैं। तो शिखर के ऊपरी हिस्से पर पाया जाने वाला एक चमकीला स्तर होता है। नॉर्मली हम दाँत पे ये एनामल का स्तर ही देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है कौन-सा? एनामल, जो दाँत को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा भाग आता है हमारा कौन-सा? डेंटाइन, जिसे हम दंतास्ति या डेंटाइन कहते हैं। तो एनामल के ठीक नीचे स्थित होता है और दाँत का अधिकांश भाग इसी से बना होता है। किससे? डेंटिन या फिर हमारे दंतास्ति से हमारे जो दाँत का अधिकांश भाग इसी से मिलके बना होता है। और ये हड्डी से अधिक कड़ी होती है और पीले रंग की होती है। क्या? हड्डी से अधिक कड़ी होती है। कड़ी का मतलब ठोस, और क्या होती है? पीले रंग की होती है। तीसरा आता है हमारा कौन-सा? पल्प कैविटी, जिसे हम मज्जा कुआँ कहते हैं। तो प्रत्येक दाँत के भीतर एक गुहा होती है। प्रत्येक दाँत के भीतर एक गुहा होती है जिसे हम पल्प कैविटी कहते हैं, जिसमें हमारी रक्त वाहिकाएँ, तंत्रिकाएँ, संयोजी ऊतक होते हैं, जो दाँत को पोषण और संवेदनशीलता प्रदान करते हैं और इसी वजह से हमारे दाँतों में झनझनाहट होती है। तो हमने दाँतों के बारे में देख लिया। अब दाँत के बाद आता है किसका नंबर? जीभ का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टंग। जीभ की बात करें तो जीभ हमारे मुगुआ मतलब बक्कल कैविटी के फर्श पे स्थित एक मांसल और मोटर मतलब क्या है? मूवेबल मतलब इधर से उधर हिलने वाली संरचना होती है, जिससे हमारे दाँत हिल नहीं सकते, लेकिन जीभ हिल सकती है, जो हमारे भोजन को पचने और निगलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या है? हमारी जीभ की बात करते हैं, हमारे मुगुआ के फर्श पे स्थित एक मांसल और मोटर जैसी संरचना है, जो भोजन के पाचन और निगलने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखेंगे जीभ की संरचना और उसके भागों के बारे में। बात करें सबसे पहले जीभ की संरचना की बात करें तो कहाँ होती है? ये मुख गुहा के फर्श पे स्थित होती है। क्या जीभ की संरचना की बात करें तो ये क्या मुख गुहा के फर्श पे स्थित होती है। संलग्नता की बात करें तो इसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है। जीभ की बात करें तो अगला सिरा स्वतंत्र होता है, जबकि पिछला सिरा क्या मुख गुहा के फर्श से जुड़ा होता है। मांसल प्रकृति की बात करें, जीभ क्या मांसपेशियों से मिलके बनी होती है। जीभ क्या होती है? मांसपेशियों से मिलके बनी होती है और जिसके कारण क्या है ये स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम होती है। जिसके कारण क्या है ये स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम रहेगी। फिर बात करें स्वाद कलिका और स्वाद के ज्ञान की बात करें, तो जीभ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी स्वाद की पहचानने की क्षमता होती है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो ये आसानी से स्वाद का पता लगा लेती है, स्वाद को पहचानने की इसकी क्षमता होती है। बात करें इन पे क्या होते हैं? अंकुर होते हैं, जिसे पेपिली कहते हैं। तो जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे-छोटे उभार या फिर दानेदार संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें पेपिला कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। जीभ की ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह पर कई छोटे-छोटे उभार या दानेदार संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें पेपिला कहते हैं। बात करें टेस्ट बड या स्वाद कलिकाओं की, तो ये पेपिला के भीतर स्थित हैं। जो पेपिला होते हैं, इनके भीतर हमारे टेस्ट बड्स स्वाद कलिकाएँ होती है और स्वाद कलिका वे संवेदी मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। क्या वे संवेदीग्राही होते हैं जो भोजन में घुले हुए जो रासायनिक पदार्थ हैं, उनके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उनसे पता लगाते हैं कौन-सी चीज़ मीठी है, कौन-सी चीज़ खट्टी है, कौन-सी चीज़ नमकीन है। और मस्तिष्क को स्वाद का संकेत देती है कि किस चीज़ का स्वाद कैसा है। ये स्वाद का पता कौन लगाता है? हमारा स्वाद कलिकाएँ, जो किसके अंदर होती है? पेपिला या अंकुर के अंदर होती है। कार्य की बात करें तो इन्हीं स्वाद कलिकाओं के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा, इन सभी स्वादों के बारे में ज्ञान होता है। अब बात करें जीभ के कौन से क्षेत्र से कौन से स्वाद का ज्ञान होता है उसकी बात करें, तो स्वाद क्षेत्रों का वितरण की बात करें, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो यद्यपि सभी स्वाद कलिकाएँ सभी स्वादों को पहचानती है, लेकिन जीभ के विभिन्न भागों में विशिष्ट स्वादों के प्रति अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है। जैसे बात करें हमारे अग्रभाग की, तो जीभ का जो टिप वाला भाग होता है, अग्रभाग, तो मुख्य रूप से मीठे के स्वाद का एहसास कराता है। हमारे मीठे के बारे में कौन बताता है? जीभ का आगे वाला भाग। पीछे वाले भाग की बात करें कंठ के पास, तो मुख्य रूप से हमारे कड़वे के स्वाद जो बिटर है, तो आप इसे बिटर वाला स्वाद है, ये बताता है हमारा कौन-सा? पीछे वाला, और आगे वाला कौन-सा बताता है? स्वीट। बगल वाले की बात करें, तो ये हमारे मुख्य रूप से खट्टे का स्वाद का एहसास कराते हैं, मतलब शौर, खट्टे के बारे में बताते हैं। और अगल-बगल की बात करें, तो ये हमारे मुख्य रूप से खारे का एहसास कराता है, क्या? खारे का एहसास कराता है, जैसे हमारे सॉल्टी। तो आप इसे याद कर सकते हैं, जो जीभ के कौन-कौन से भाग हैं, जो हमारे कौन-कौन से स्वाद के बारे में बताते हैं। अब हम देखेंगे जीभ के कार्यों के बारे में। जीभ के फंक्शन्स के कार्य की बात करें, तो पाचन क्रिया में जीभ के 2 मुख्य कार्य होते हैं। एक तो भोजन को मिलाना और दूसरा निगलना।
मिलाने की बात करें, जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को लार के साथ जीभ क्या करता है, बार-बार गति करती है, गति करने के साथ ही क्या है, भोजन को लार के साथ अच्छी तरह से मिला देती है, ताकि पाचन की प्रारंभिक क्रिया मतलब स्टार्च का पाचन होना शुरू हो सके। दूसरा हमारा कार्य आता है कौन-सा निगलना, जिसे डिग्लूटेशन कहते हैं। तो भोजन के लुगदी जो बोलस बन जाता है, उसको मुख गुहा से ग्रसिका और ग्रास नली में धकेलने के में मदद करती है। तो एक तरह से देखिए जो लुगदी बना दी है हमारी लार से मिला के, तो उस लुगदी को मतलब भोजन की लुगदी को मुख गुहा से ग्रासिका और ग्रासिका में ग्रास नली में धकेलने में मदद करती है, जिससे हमारे निगलने की क्रिया संपन्न होती है। जिससे क्या होती है, निगलने की प्रक्रिया क्या है, संपन्न हो जाती है। तो ये तो हमने मुख गुहा के बारे में देख लिया। मुख गुहा के बाद क्या भोजन कहाँ चला गया, हमारे ग्रास नली ईसोफेगस के अंदर चला गया। तो ग्रासिका और हमारे क्या ग्रास नली में चला गया। तो सबसे पहले आता है हमारा कौन-सा, ग्रसनी, जिसे फेरिंक्स कहते हैं। तो मुख गुहा का पिछला हिस्सा होता है कौन-सा, ग्रसनी या फेरिंक्स होता है। और ये ग्रास नली और श्वास नली का सामान्य मार्ग होता है, मतलब इसी से हम साँस भी लेते हैं और इसी से खाना भी अंदर जाता है। आप इसे याद रखेंगे। दोनों के लिए कॉमन नली होती है कौन-सी, ग्रसनी। बात करें ग्रसनी की, तो ग्रसनी के अंदर 2 छेद होते हैं। कितने? 2 छेद होते हैं। एक तो हमारा होता है निगल द्वार होता है, जो ग्रास नली में खुलता है। एक तो हमारा क्या गुलेट या निगल द्वार होता है, जो हमारे ग्रास नली में खुलता है। दूसरा हमारा कंठ द्वार, जिसे ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं, जो हमारे श्वास नली में जाके खुलता है। आप इसे याद रखेंगे। इसमें हमारे 2 द्वार होते हैं, एक तो निगल द्वार, जो हमारे ग्रास नली में खुलता है, दूसरा हमारा कंठ द्वार, जिसे ग्लोटिस कहते हैं, जो श्वास नली में खुलता है। बात करें एपिग्लोटिस की, तो एक पत्ती जैसी संरचना होती है जो हमारा भोजन निगलते समय कंठ द्वार को बंद कर देती है। क्या? ग्लोटिस को बंद कर देती है, जिसके ऊपर ग्लोटिस के ऊपर क्या होता है? एपिग्लोटिस पाई जाती है। जैसे इस तरह से देख लीजिए कि ये हमारी क्या है? फेरिंग्स है। क्या है? फेरिंग्स है जो ग्रसनी है। ये आगे जाके क्या है? एक तरह से इस तरह से 2 नलियों में बँट जाएगी। जैसे इस तरह से 2 नलियों में बँट जाएगी। आप इसे याद रखेंगे। 2 नलियों में बँट गई। अब क्या है? ये तो हमारे क्या है? कंठ द्वार है। क्या है? कंठ द्वार है, जिससे हमारे क्या जो फेफड़ों के अंदर हवा जाएगी। इसमें क्या हमारे क्या फेफड़ों के अंदर हवा जाएगी। आप इसे याद रखें किसमें? फेफड़ों के अंदर हवा जाएगी। अब क्या भोजन इसके अंदर ना आ जाए, इसके लिए क्या है यहाँ पे क्या है 2 द्वार है, 1 द्वार यहाँ पे और 1 द्वार यहाँ पे, 2 द्वार है। इसको तो हम क्या कहते हैं निगल द्वार कहते हैं, बुलेट कहते हैं और ये दूसरा द्वार है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर क्या है एक ढक्कन पाया जाता है। ग्लोटिस के ऊपर एक पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस कहते हैं। ये क्या करती है कि भोजन इसके माध्यम से इसके अंदर ना आ जाए। इसको ग्लोटिस व एपिग्लोटिस रोकने का काम करती है। कई बार जब हमारे खाना क्या है ग्लोटिस के होने के बावजूद इसके अंदर चला जाता है, तो हमारे क्या कई बार खाँसी आती है, तो तेज़ खाँसी की वजह से खाना वापस बाहर निकल जाता है और वापिस जो हमारे किस में चला जाता है? निगल द्वार में चला जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे 2 छेद होते हैं इसके अंदर कौन-कौन से? एक तो हमारा निगल द्वार जिसे गिलट कहते हैं, जो ग्रास नली में खुलेगा और दूसरा कंठ द्वार होता है, जो हमारे किस में? श्वास नली में खुलता है। और ग्लोटिस के ऊपर क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस पाई जाती है, जो क्या है एक पत्तीनुमा संरचना होती है, जो भोजन निगलते समय कंठ द्वार को तो बंद कर देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता। और यदि गलती से श्वास नली में चला जाए, तो हमें तेज़ खाँसी आती है, जिसकी वजह से भोजन वापस बाहर निकल जाता है। और भोजन कई बार श्वास नली में चला जाता है और उसकी वजह से कोई मिर्ची-विर्ची या फिर कोई मसाला उसमें टच कर जाता है, तो सारे दिन हमें धाँस या खाँसी रहती है। तीसरा अंग आता है हमारा कौन-सा? ग्रास नली। कहाँ भोजन कहाँ चला गया? हमारे ग्रास नली में चला गया। निगल द्वार से होते हुए भोजन कहाँ चला गया? ग्रास नली या फिर ईसोफेगस के अंदर चला गया है। तो ग्रास नली एक पेशी नलिका होती है, जो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो ये क्या हमारी पेशी नलिका जो क्या करती है? भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करेगी। प्रवेश की बात करें, तो लार से सना हुआ जो भोजन होता है, निगल द्वार मतलब गिलट से होके इसमें प्रवेश करता है। लार से सना हुआ भोजन है, जो क्या हुआ गिलट या निगल द्वार से होके इसमें प्रवेश करेगा। फिर ग्रास नली की संरचना की बात करें, तो एक लंबी पेशीय मतलब मस्कुलर और संकुचनशील मतलब कॉन्ट्रैक्टेबल नली होती है, जो अंत में क्या आमाशय में जाके खुलती है। जो अंत में कहाँ जाके खुलेगी? आमाशय में जाके खुलेगी। गति की बात करें, तो भोजन में ग्रास नली में पहुँचते ही जैसे भोजन कहाँ ग्रास नली में पहुँचता है, तो ग्रास नली में पहुँचते ही इसकी दीवारों में तरंग की तरह संकुचन होता है और शीतलन शुरू हो जाता है। क्या इसमें क्या है इसकी जो दीवारें होती है, इसमें तरंग की तरह संकुचन और शीतलन होना शुरू हो जाता है और इसी गति को हम कर्माकुंचन गति कहते हैं। आप इसे याद रखें पेरिस्टाइलेसिस पेरिस्टाइलेसिस कहते हैं या फिर कर्माकुंचन गति कहते हैं मतलब दीवारों में तरंग की तरह कभी संकुचन होता है, कभी शीतलन होता है, कभी संकुचन होता है, कभी शीतलन होता है और इसे कर्माकुंचन गति कहते हैं। जिसके कारण भोजन क्या धीरे-धीरे नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देता है।
पाचन क्रिया की बात करें तो ग्रास नली में किसी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। आप इसे याद रखें, ग्रास नली में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। ये कार्य केवल और केवल क्या भोजन को आमाशय तक पहुँचाता है। इसका कार्य क्या होता है? केवल और केवल भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का होता है। अब भोजन कहाँ चला गया? आमाशय में, तो आमाशय की बात करते हैं। आमाशय क्या होता है? आहार नाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थैलीनुमा भाग होता है। आमाशय क्या होता है? आहारनाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थैलीनुमा भाग होता है, जहाँ भोजन का भंडारण और प्रारंभिक प्रोटीन का पाचन होता है। आप इसे याद रखेंगे, जहाँ भोजन का भंडारण लंबे समय तक रहता है। लंबे समय का मतलब 10-20 दिन नहीं होता, कुछ घंटे। तो हमारा भोजन का भंडारण होता है और प्रारंभिक प्रोटीन का पाचन भी हमारे आमाशय में होता है। बात करें ये आमाशय होता कहाँ है? ये हमारे उदरगुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाईं ओर स्थित होता है। आप याद रखेंगे, एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में बाईं ओर होता है हमारे कौन-सा? आमाशय। आमाशय कैसा होता है? ये हमारा 30 सेंटीमीटर लंबा द्विपालित नलिका होती है। बाइलोब्ड सैक जैसी संरचना होती है। क्या? आमाशय। बात करें इसके भाग की, तो इसके हमारे कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो हमारा कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। कौन-कौन से भाग होते हैं? एक तो हमारा कार्डियक, एक फुंडिक और एक पाइलोरिक। आप इसे याद रखेंगे। आप चित्र में भी इसको देख सकते हैं। कौन-कौन से 3 भाग? कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। ये हमारा पाइलोरिक है, जो हमारा दूसरा फुंडिक है। फुंडिक कहाँ गया? ये फुंडिक है और तीसरा कहाँ गया? ये कार्डियक है। कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक 3 भाग आप इसको देख सकते हैं आमाशय के। तो चित्र थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप केवल बेसिक संरचनाएँ आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। बात करें हमारे आमाशय की, आमाशय से कौन-कौन से रस निकलते हैं? तो जठर ग्रंथि या जठर रस की बात करें, गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस की बात करें। तो आमाशय की जो भीतरी दीवार है, तो आमाशय की भीतरी दीवार पर क्या है? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। क्या? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। ये कोशिकाएँ क्या करती है? जगह-जगह अंदर की ओर धँसकर ये कोशिकाएँ क्या करती है? जगह-जगह अंदर की ओर धँसकर आमाशय ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। जो हमारे स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएँ होती है, ये जगह-जगह पे अंदर की तरफ धँस के आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण या गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करती है, जो क्या करती है? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावण करती है। बात करें जठर रस स्त्रावित करने वाली कौन-कौन सी कोशिकाएँ होती है? एक होती है हमारी कौन-सी? श्लेष्मा कोशिकाएँ, जिसे म्यूकस सेल कहते हैं, जो किसका स्त्रावण करती है? श्लेष्मा या म्यूकस का स्त्रावण करती है। ये क्या काम करता है? हमारे जो म्यूकस या श्लेष्मा, ये आमाशय की दीवार को एचसीएल और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षा रखता है। आमाशय में क्या एचसीएल एंजाइम भी काफ़ी ज़्यादा, एचसीएल जो अम्ल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है और एक और एंजाइम होता है पेप्सिन, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी वजह से आमाशय की दीवारों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ये ध्यान रखता कौन? श्लेष्मा या म्यूकस। जो कौन स्त्राव करता है? हमारी श्लेष्मा कोशिकाएँ या म्यूकस सेल। फिर दूसरी हमारी कोशिकाएँ होती है भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएँ। कि भित्तीय अम्लजन कोशिका की बात करें, पैराइटल या फिर हमारे ऑक्सेंटिक सेल, ये हमारे किसका स्त्रावण करती है? ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। क्या? निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन होता है, उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। भोजन को अम्लीय बनाना और जीवाणुनाशन का कार्य करना। क्या? हमारे भोजन को अम्लीय बनाना और जीवाणुनाशन का कार्य करना, ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य होता है। मतलब कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया इनके साथ चले जाते हैं भोजन के साथ, उनको मारने का काम भी हमारा कौन करता है? एचसीएल करता है। तीसरी प्रकार की कोशिकाएँ होती है मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएँ। चीफ या जाइमोजिन कोशिका की बात करें, तो इनसे कौन-सा स्त्राव होता है? ये हमारा निष्क्रिय पेप्सिनोजन का स्त्राव होता है। बात करें इसकी, तो एचसीएल के द्वारा सक्रिय पेप्सिन में बदलने परिवर्तित होकर प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसको कि हमारे सबसे पहले निष्क्रिय पेप्सिनोजन निकलता है, कौन निकालता है? जाइमोजिन कोशिकाएँ। फिर एचसीएल क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को क्या करता है? पेप्सिन में बदलने का काम करता है और पेप्सिन क्या करता है हमारे? वो क्या कहते हैं? प्रोटीन को पाचन करने का कार्य करता है। और दोनों से हमारी के जो आमाशय है, इनकी दीवारों की रक्षा करने का काम कौन करता है? हमारी जो श्लेष्मा या म्यूकस क्या करता है? दीवारों की रक्षा करने का काम करती है। अब हम देखेंगे जठररस और पाचन क्रिया की बात करें। तो सबसे पहले प्रोटीन पाचन की बात करें, तो एचसीएल क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। फिर पेप्सिन क्या भोजन के प्रोटीन पर काम करके उसे पेप्टोन में बदलने का काम करता है कौन? पेप्सिन। जीवाणुनाशक की बात करें तो एचसीएल भोजन के साथ आए जो हानिकारक जीवाणु हैं, उनको नष्ट करता है। कायम के निर्माण की बात करें तो आमाशय में भोजन जठरस से मिलके क्या आमाशय में भोजन और जो जठरस है, गैस्ट्रिक जूस है, ये दोनों मिलके क्या अर्ध तरल ग्रोगदी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
अर्ध तरल एक लुगदी है, उसके रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कायम कहते हैं। तो एक तरह से आमाशय से निकलने वाला भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। और अंत में कायम क्या आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है? छोटी आंत्र में पहुँच जाता है। फिर बात आती है आँत की, जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। तो आँत क्या आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है। आँत क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है, जिसे 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हमारी छोटी आँत और एक होती है हमारी कौन-सी? बड़ी आँत। सबसे पहले आती है छोटी आँत। छोटी आँत क्या आहार नाल का सबसे लंबा और वो भी कितना? लगभग 6 मीटर लंबा और पतला भाग होता है, जहाँ पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जहाँ पे क्या होता है? हमारे पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आँत में ही होता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। ये अंदर की तरफ तो हमारी छोटी आंत है और ये बाहर की तरफ क्या है बड़ी आंत है। आप इसे याद रखेंगे और ये छोटी सी जंक्शन पे क्या है अपेंडिक्स है। बात करें छोटी आंत्र की संरचना की बात करें। छोटी आंत्र की संरचना और उसके भागों की बात करें तो पहला भाग आता है इसका ड्यूडेनियम। पहला भाग क्या आता है? ड्यूडेनियम, जिसे हम कहते हैं ग्रहणी या पक्वाशय कहते हैं। छोटी आंत्र के भाग देख रहे हैं, पहला भाग कौन सा था? ड्यूडेनियम या पक्वाशय या ग्रहणी। ये छोटी आंत्र का प्रारंभिक भाग होता है, जो अंग्रेजी के आकार यू की तरह मुड़ा होता है। किसकी तरह मुड़ा होता है? यू की तरह मुड़ा होता है और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और ये वो स्थान होता है जहाँ हमारी पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी जो हमारी क्या है पैंक्रियाटिक डक्ट और जो बाइल डक्ट है जो हमारे क्या है पैंक्रियाटिक डक्ट या अग्नाशय वाहिनी हमारे अग्नाशय से और पित्त वाहिनी हमारे क्या यकृत से निकलती है। ये दोनों मिलके एक सामान्य वाहिनी बनाकर इसके अंदर खुलती है और इस प्रकार क्या यहीं पर हमारे यकृत से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशय रस किससे मिल जाते हैं? काइम जो हमारे किससे निकला है? अग्नाशय वो क्या कहते हैं आमाशय से निकला है उसमें जाके मिल जाते हैं। तो पहला भाग कौन-सा है? ग्रहणी या पक्वाशय जिसे ड्यूडेनियम कहते हैं। दूसरा भाग आता है इलियम। दूसरा भाग कौन-सा था? इलियम। ये छोटी आंत का शेष लंबा भाग होता है और ये कितना 6 मीटर से अधिक लंबा भाग होता है और ये पीछे की ओर बड़ी आंत में जाके खुलता है। इसे हम कहते हैं इलियम कहते हैं। इलियम की मुख्य विशेषता और कार्य की बात करें तो पाचन का समापन इलियम में होता है। तो इलियम की बात करें तो आहार नाल के इसी भाग में भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है। तो इलियम होते हैं तो इलियम में क्या भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। अवशोषण की बात करें तो छोटी आंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पचे हुए भोजन का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन करना होता है। तो इंटेस्टाइनल विलायी की बात करें, आंत्र रसांकुर की बात करें तो इलियम की भीतरी सतह पर क्या इलियम की भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान छोटी-छोटी रचनाएँ पाई जाती है और इन्हें हम क्या कहते हैं? आंत्र रसांकुर कहते हैं। और ये रसांकुर क्या आंत के दीवार के अवशोषण सतह क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। ये रसांकुर क्या कहते हैं? आंत की दीवार के अवशोषण सतह क्षेत्र है, इसको अत्यधिक बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण सुनिश्चित होता है। क्या होता है? पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण सुनिश्चित होता है। तो इस तरह हम छोटी आंत्र के बारे में देख लिया। अब आती है हमारी कौन-सी? बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र की बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो बड़ी आंत्र छोटी आंत की तुलना में थोड़ी चौड़ी होती है, इसीलिए इसे बड़ी आंत्र कहते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है? बिना पचे भोजन को से क्या बिना पचे भोजन से जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करना होता है और यही क्या कहते हैं लास्ट में मल का निर्माण करती है कौन? बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र के भी 3 भाग है। कौन-कौन से? एक तो हमारा असेंडिक कोलन, एक हमारा ट्रांसवर्स कोलन और एक डिसेंडिक कोलन। आप इसे याद रखें लास्ट में हमारे क्या आता है? सीकम आ जाता है। लास्ट में और क्या एनस आ जाता है। तो सीकम क्या है? जंक्शन वाला पॉइंट है। तो हमारे बड़ी आंत्र का भाग देख लेते हैं। तो बड़ी आंत्र के भाग और संरचना की बात करें तो पहला भाग आता है सीकम। बात करें छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र जो इलियम और कोलन है इनके जोड़ पे एक छोटी सी नली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं सीकम कहते हैं। तो बड़ी आंत्र छोटी आंत्र के बीच में एक छोटी नली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं सीकम कहते हैं। बात करें यहाँ पे हमारा इलियोसिकल वॉल पाया जाता है। क्या इलियोसिकल वॉल पाया जाता है? तो सीकम के जोड़ पर एक वॉल्व होता है जो भोजन को बड़ी आंत्र से वापस छोटी आंत्र में आने से रोकता है। कौन सा? इलियोसिकल वॉल्व। तो अपेंडिक्स की बात करें तो सीकम के शीर्ष पर एक छोटी अंगुली जैसी वो एक बंद जैसे सिरे वाली एक संरचना पाई जाती है। सीकम के शीर्ष पे क्या हमारे एक अंगुली जैसी एक बंद सिरे वाली रचना पाई जाती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं और ये मनुष्य के आहार नाल में कोई कार्य नहीं करती इसलिए इसे एक अवशेषीय अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। आप यदि परीक्षा में पूछा जाए मनुष्य में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है इनमें से एक हमारे कौन सा अपेंडिक्स है जिसका आहार नाल में कोई भी कार्य नहीं होता और ये क्या एक अवशेषीय अंग की तरह कार्य करती है। दूसरा अंग आता है कौन-सा? दूसरा भाग आता है हमारा कोलन। कोलन की बात करें, तो बड़ी आंत का सबसे लंबा हिस्सा होता है, जो हमारे 3 भागों में बँटा होता है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया। पहला असेंडिंग कोलन, जिसे ऊपरीगामी कोलन कहते हैं, दूसरा ट्रांसवर्स कोलन, जिसे अनुप्रस्थ कोलन कहते हैं, तीसरा डिसेंडिंग कोलन कहते हैं, जिसे अधोगामी कोलन कहेंगे। तो असेंडिंग कोलन क्या ऊपर की ओर जाता है। क्या चित्र में आपने देख लिया इसको?
चित्र में देखा तो एसेंडिंग कॉलन क्या है? ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, ट्रांसवर्स कॉलन ट्रांसवर्स चलता है और डिसेंडिंग कॉलन नीचे की तरफ जाता है। तो अनुप्रस्थ कोलन क्या क्षैतिज क्षैतिज रूप से जाता है और हमारा अधोगामी या फिर डिसेंडिंग कोलन के नीचे की तरफ जाता है। अगला पार्ट आता है हमारा कौन सा रेक्टम। रेक्टम की बात करें तो हमारा अधोगामी कोलन के बाद का भाग होता है। अधोगामी कोलन के बाद का भाग होता है रेक्टम, जहाँ क्या बिना पचा हुआ भोजन जो कायम होता है, जो जल अवशोषण के बाद मल बन चुका है, वो इकट्ठा होता कहाँ मलाशय के अंदर। और अंत में क्या मलाशय, अंत में मल द्वार मतलब एनएस के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है, जिसके माध्यम से मल त्याग दिया जाता है। अब हम देखेंगे पाचन के दौरान कौन-कौन सी पाचक ग्रंथियाँ कार्य करती है और कौन-कौन से पाचक रसों का स्त्रावण करती है, उनकी बात करें। तो संबद्ध पाचक ग्रंथि की बात करें, तो संबद्ध पाचक ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती है, जो भोजन के पाचन में सहायता के लिए पाचक रस, एंजाइम और हार्मोनों का स्त्रावण करती है। संबद्ध पाचक ग्रंथियाँ कौन-सी ग्रंथियाँ होती है? तो ये वो ग्रंथियाँ होती है, जो भोजन के पाचन में सहायता के लिए पाचक रस, एंजाइम और हार्मोनों का स्त्रावण करती है। बात करें इनकी, तो ये हमारी एक आती है कौन-सी आंतरिक पाचक ग्रंथियाँ। क्या? आंतरिक पाचक ग्रंथियों की बात करें, तो वो पाचक ग्रंथियाँ होती है जो आहार नाल की दीवार में ही उपस्थित होती है। क्या आहार नाल की दीवारों में उपस्थित पाचक ग्रंथियों को आंतरिक पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, तो जैसे हमारे समस्त जो श्लेष्मक ग्रंथियाँ जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है, आमाशय की दीवार में स्थित जो जठर ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, आंतरिक की दीवार की जो ब्यूनर्स ग्रंथियाँ होती है, ये हमारे आंतरिक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि जो पाचक दीवार है पाच आहार नाल की, उनकी दीवारों से ही स्त्रावण करती है पाचक रसों का। दूसरी होती है हमारी बाह्य पाचक ग्रंथियाँ, कौन-सी? एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये वो पाचक ग्रंथियाँ होती है जो आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में पाई जाती है और नलिकाओं के माध्यम से अपने स्त्राव को आहार नाल में डालती है। क्या किसके माध्यम से? नलिकाओं के माध्यम से अपने स्त्राव को आहार नाल में डालती है। मनुष्य में 3 प्रमुख बाह्य पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी? 3 प्रमुख बाह्य पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। बात करें कौन-कौन सी? पहली आती है मेरे को लार ग्रंथियाँ, जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। पहली ग्रंथि कौन-सी आती है? सलाइवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथियाँ। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो क्या करती है? लार का स्त्रावण करती है। तो 3 जोड़ी कौन-कौन सी है? पहली आती है मतलब सबलिंगुअल ग्रंथियाँ, दूसरी रहती है सबमैक्सिलरी ग्रंथियाँ और तीसरी पैरोटिड ग्रंथियाँ। तो बात करें सबलिंगुअल ग्रंथियों की, तो ये हमारी जिह्वा के दोनों ओर होती है। ये हमारे कहाँ? जिह्वा के दोनों ओर होती है। सबमैक्सिलरी ग्रंथियों की बात करें, तो निचले जबड़े मतलब मैक्सिला अस्थि के मध्य में दोनों ओर होती है। कौन-सी? सबमैक्सिलरी ग्रंथियाँ। तीसरी होती है हमारी पैरोटिड ग्रंथियाँ, ये हमारे दोनों कानों के बीच में होती है। तो दोनों कानों के बीच में मतलब नीचे की तरफ होती है हमारी कौन-सी? पैरोटिड ग्रंथियाँ। तो 3 तरह की लार ग्रंथियाँ कौन-कौन सी? सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड। सबलिंगुअल जिह्वा के दोनों ओर, सबमैक्सिलरी निचले जबड़े मतलब मैक्सिला के बीच में और पैरोटिड की बात करें तो दोनों कानों के नीचे। फिर बात करें लार के स्त्रावण करती है, सलाइवा का स्त्रावण करती है लार ग्रंथियाँ। लार की संरचना की बात करें तो इसमें 99% तो जल होता है और 1% एंजाइम होते हैं। लार में मुख्य एंजाइम और उनके कार्यों की बात करें, कौन-कौन से एंजाइम होते हैं और कौन-कौन से कार्य करते हैं। इनसे हमारे निकलते हैं एक तो टाइलिन एंजाइम, ये क्या करता है? भोजन में उपस्थित जो हमारे स्टार्च या मंड होता है, उसका आंशिक पाचन करता है। मंद नहीं है, मंड है। क्या है? मंड है और मंड का क्या आंशिक पाचन करता है टाइलिन। दूसरा आता है हमारा कौन-सा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की बात करें तो भोजन में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु हैं, उनको नष्ट करने का काम करता कौन? लाइसोजाइम एंजाइम, जो हमारे लार में निकलता है। तो लार में हमारे कितने? 2 प्रकार के एंजाइम हो गए, एक तो हमारा टाइलिन एंजाइम और दूसरा हमारा कौन-सा? लाइसोजाइम एंजाइम। दूसरा अंग आता है हमारा कौन-सा? यकृत। यकृत की बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है और ये हमारे उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। कहाँ? उदर गुहा के जो ऊपरी भाग में, उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है कौन? यकृत। बात करें इस संरचनात्मक विशेषता की, तो गहरे धूसर रंग का होता है। क्या? गहरे धूसर रंग का कभी न कभी आपने ज़रूर देखा होगा यकृत के बारे में। तो गहरे धूसर रंग का होता है और ये गहरे गर्त के द्वारा 2 खंडों में विभाजित होता है। क्या? गहरे गर्त के द्वारा 2 खंडों में विभाजित रहता है। निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी थैली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय कहते हैं। तो निचले उम, भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं, जहाँ यकृत के द्वारा स्रावित पित्तरस मतलब बाइल संचित होता है। क्या होता है? बाइल या पित्तरस संचित होता है किसमें? पित्ताशय के अंदर। अब बात करें यकृत के मुख्य कार्य की, यकृत कौन-कौन से कार्य करता है? फंक्शंस ऑफ लीवर की बात करें। पहला कार्य आता है कार्बोहाइड्रेट उपपचय, तो ये हमारा ग्लाइकोजन का निर्माण और संचय करता है। आप इसे याद रखेंगे कि ग्लाइकोजन का निर्माण भी करता है और संचय करने का काम भी करता है।
अतिरिक्त ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन में भंडारित करने का काम करता कौन करता है? हमारे यकृत करता है। तो बहुत ज़्यादा यदि आप शुगर ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ की मात्रा ले लेते हैं, तो हमारी क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में हमारी यकृत में ही वो संग्रहित होता है। इसी वजह से क्या हमारा लीवर क्या फैटी लीवर हो जाता है ग्लाइकोजन के संग्रह की वजह से। तो ये वसा की कमी होने पे शरीर में वसा की कमी होने पे कार्बोहाइड्रेट को वसा में भी कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोटीन उपापचय की बात करें तो अमोनिया जो एक विषैला पदार्थ होता है, उसको कम विषैला पदार्थ जैसे यूरिया में परिवर्तित करने का काम भी करता है। क्या आप इसे याद रखेंगे? ये हमारे क्या हमारा अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। जो अमोनिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा विषैला पदार्थ है, जिसको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को ये क्या करता है? प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। क्या? प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम भी करता है। तो विषहरण की बात करें डिटॉक्सिकेशन की, तो ये रक्त निर्वाहिका शिरा द्वारा लाए गए जो विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे बड़ी आंत्र में उत्पन्न होने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको अविषैले यौगिकों में परिवर्तित करके प्रभावहीन कर देता है, जो मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यकृत के हमने 3 कार्य देखे, कौन-कौन से? पहला कार्य था हमारा कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, दूसरा प्रोटीन उपापचय और तीसरा विषरण या डिटॉक्सिफिकेशन। अब हम देखें पित्ताशय और पित्त के बारे में देखें कि पित्ताशय और पित्त की बात करें, गॉल ब्लैडर और बाइल की बात करें। तो पित्ताशय की बात करें तो ये हमारे पित्त के नाशपाती के आकार की एक थैली होती है, जिसमें हमारे पित्त का भंडारण किया जाता है। पित्ताशय की बात करें तो हमारे नाशपाती के आकार की थैली होती है, जिसमें हमारे पित्त का भंडारण करते हैं। पित्त या बाइल की बात करें तो पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त क्या होता है? हमारे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पीएच मान 7.7 मतलब क्षारीय होता है। अब बात करें इसमें इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, पित्त के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, आप इसे याद रखेंगे। पित्त के कार्यों की बात करें, तो यह क्या वसा का इमल्शन करता है। ये क्या वसा का इमल्शन करना मतलब चर्बी को छोटे-छोटे कणों में तोड़ने का काम करता कौन? पित्त। आमाशय से लाया गया जो अम्लीय भोजन होता है कायम, इसका माध्यम क्षारीकरण है क्योंकि आमाशय से जब भोजन निकलता है तो क्षारीय होता है, तो ये उसको अम्लीय में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारा अग्नाशय रस क्रिया कर सके, ताकि अग्नाशय रस उसमें आसानी से क्रिया कर सके, क्योंकि अग्नाशय रस क्या अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं करता है। फिर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने की बात करें, तो ये कि हमारे क्या हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य भी करता है। वसा, विटामिन के और अन्य जो वसा घुलनशील विटामिन हैं, उनके अवशोषण में सहायता करता है। आप इसे याद रखें, वसा, विटामिन के और जो अन्य वसा घुलनशील विटामिन हैं, उनके अवशोषण में भी सहायता करता कौन? पित्त। फिर बात करें पित्त की वजह से एक बीमारी भी हो जाती है और बीमारी का नाम है हमारा पीलिया, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। तो यदि यकृत कोशिकाएँ रुधिर से बिलिरुबिन जो पित्त वर्णक लेना बंद कर दें, क्या यकृत कोशिकाएँ क्या है? यकृत रुधिर से बिलिरुबिन मतलब पित्त वर्णक लेना बंद कर दे, तो बिलिरुबिन क्या पूरे शरीर में फैल जाता है, जो पीला वर्णक होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या शरीर में पीलिया रोग हो जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो हमने यकृत के बारे में देख लिया। अब बात करेंगे किसके? अग्नाशय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अग्नाशय के बारे में बात करेंगे, जिसे पैंक्रियाज़ कहते हैं। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये छोटी आंत के यू आकार वाले जो भाग है, ग्रहणी वाले, उसके चारों ओर घेरे हुए एक पीले रंग की ग्रंथि होती है। तो अग्नाशय की बात करें तो हमारे क्या एक पत्ती आकार की ग्रंथि होती है, जो दूसरी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि तो हमारी कौन-सी? यकृत है। और जो हमारी छोटी आंत का यू आकार वाला भाग है, जिसे ड्यूोडेनम कहते हैं, तो इस भाग के चारों ओर घेरी हुई पीले रंग की ग्रंथि होती है। अग्नाशय की विशेषता की बात करें तो एक हमारे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ये हमारे क्या अंतःस्रावी भी है तो हमारे बहिःस्रावी भी है, तो दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय। बात करें बहिःस्रावी कार्य की, जो हमारे क्या पाचन से संबंधित कार्य है, बहिःस्रावी ग्रंथि के कार्य। तो अग्नाशय रस स्त्रावन करती है। अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है? अग्नाशय रस का स्त्रावन करती है, जो हमारा अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। किसके माध्यम से? अग्नाशय वाहिनी के द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। अग्नाशय रस की बात करें तो ये हमारे क्या क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशय रस कैसा होता है? क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों मुख्य भोज्य पदार्थ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस में क्या तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। कौन-कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। बात करें इसके अंदर कौन-कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइमों की बात करें तो एक पाया जाता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। एक पाया जाता है हमारा एमाइलेज और माल्टेज, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक होता है हमारा लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसीलिए वजह से इसे प्रोटीन पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन करते हैं।
ये तो हमने बहिस्रावी कार्य देख लिए। अब देखेंगे अंतःस्रावी कार्य, जो हमारे क्या हार्मोन स्राव से संबंधित होते हैं। तो अग्नाशय का ये भाग क्या लैंगरहैंस की दीपिका जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये कहलाता है। तो अंतःस्रावी कार्य है इसकी बात करें तो अग्नाशय का ये भाग क्या लैंगरहैंस की दीपिका कहलाता है। ये हार्मोन स्रावित करता है। ये क्या करता है हार्मोन का स्रावण करता है। हाँ, एंजाइम की बजाय क्या हार्मोन का स्रावण करता है। और कौन कौन से हार्मोन का स्रावण होता है उनकी बात करें तो मैं 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं इसमें, एक तो बीटा कोशिका, एक अल्फा कोशिका और एक गामा कोशिका। बीटा कोशिका की बात करें तो बीटा कोशिका से हमारे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन और गामा कोशिका से हमारे सोमेटोस्टेनिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन क्या कार्य करता है? इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता है और इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। अब हम देखेंगे ओवरऑल देखें तो मनुष्य में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है, मतलब मनुष्य में पाचन क्रिया की प्रक्रिया देखें। सबसे पहले भोजन मुख में आता है तो मुख में पाचन की बात करें, डाइजेशन इन माउथ की बात करें तो पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले क्या होता है अंतर्ग्रहण और यांत्रिक क्रिया। तो भोजन का अंतर्ग्रहण में इंजेक्शन किया जाता है, दांतों के द्वारा उसे अच्छी तरह से पीसा या और चबाया जाता है जिससे वह महीन कणों में टूट जाता है, जिससे वो क्या था महीन महीन कणों में टुकड़ों में टूट जाता है। लार का मिश्रण की बात करें तो मुख में स्थित लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित लार या सलाइवा क्या करती है इस भोजन में जाके मिल जाती है। लार में एंजाइमों की क्रिया की बात करें तो लार में हमारे 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन-कौन से? टाइलिन, माल्टेज और आइसोजाइम। क्या? टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम की बात करें तो ये टाइलिन क्या करता है? ये भोजन में उपस्थित मंड, ये मंद नहीं मंड है, इसको माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। टाइलिन क्या करता है? भोजन में उपस्थित जो मंड होता है, स्टार्च होती है, इसको माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। फिर माल्टेज क्या करता है? ये माल्टोज शर्करा को अंतिम रूप से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। आप इसे देख सकते हैं। तो टाइलिन क्या कहते हैं? मंड को माल्टोज शर्करा में और माल्टेज क्या करता है? माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा एंजाइम होता है हमारा कौन-सा? लाइसोजाइम। ये भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। फिर निगलने की बात करें तो लार से सना हुआ यह भोजन जिसे बोलस कहते हैं, जीभ के द्वारा ग्रासिका में धकेल दिया जाता है और यहाँ से एक क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। अब हम बात करें आमाशय में होने वाला पाचन। पाचन की बात करें तो आमाशय में भोजन क्या जठरस से मिलके आगे पचता है। इसमें क्या है जठरस या गैस्ट्रिक जूस आके मिल जाता है। इसमें हमारा सबसे पहले आता है एचसीएल। एचसीएल के कार्य की बात करें तो हमारे भोजन के आमाशय में पहुंचते ही क्या अम्लजन कोशिकाएं जो ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा स्त्रावित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कार्य करना शुरू कर देता है। और ये क्या कार्य करता है? सबसे पहले तो टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। जो टाइलिन एंजाइम था उसको निष्क्रिय करने का काम करता है। फिर ये भोजन को अम्लीय बना देता है जो आगे के क्या प्रोटीन पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अम्लीय माध्यम। अरे बचे हुए जो हानिकारक जीवाणु उनको भी नष्ट कर देता है। कौन सा? एचसीएल। बात करें आमाशय के अंदर एंजाइमों की क्रिया की बात करें तो हमारे जठर रस में कौन-कौन से एंजाइम होते हैं उनकी बात करें तो एक तो हमारा पेप्सिन और एक होता है रेनिन। पेप्सिन की बात करें तो भोजन में उपस्थित प्रोटीन पे काम करके ये क्या करता है भोजन में उपस्थित प्रोटीन पे काम करके उसे पहले प्रोटीनोजेज और फिर बाद में पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। प्रोटीन की बात करें प्रोटीन में क्या करता है तो प्रोटीन को पहले तो प्रोटीओजेज पे बदलता है फिर हमारा क्या उससे प्रोटॉन पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है। फिर रेनिन की बात करें तो दूध में घुलनशील जो प्रोटीन होते हैं कैसीन, क्या दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट किसमें कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल के दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और ये छोटे बच्चों में अधिक ज्यादा सक्रिय होता है कौन सा? रेनिन एंजाइम। फिर बात करें हमारे सुरक्षा चिकनाट की तो म्यूसिन जो श्लेष्मा है ये हमारे जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। मतलब जो हमारा एचसीएल है इसके प्रभाव को कम करने का काम करता है हमारे म्यूसिन। भोजन को चिकना बनाता है और श्लेष्मा ग्रंथि पर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाकर एक पाचक एंजाइमों से आहार नाल की रक्षा करता है। किससे? पाचक एंजाइमों से जो हमारा आहार नाल की रक्षा करने का काम कौन करता है? हमारे म्यूसिन। फिर कायम के निर्माण या की बात करें कायम के निर्माण की बात करें तो आमाशय में पाचन के बाद में भोजन अर्ध तरल लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है जिसे हम कायम कहते हैं। और एक कायम क्या अब छोटी आंत को की ग्रहणी में जाके पहुंच जाता है। अब छोटी आंत या फिर ग्रहणी में पाचन की बात करें तो ग्रहणी में 2 प्रमुख कोश ग्रंथियाँ होती है। ग्रहणी में 2 प्रमुख ग्रंथियाँ कौन-कौन सी? यकृत और अग्नाशय। इनके स्राव आके एक पतली नलिका से आके मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पित्ररस या बाइल जूस के मिश्रण की बात करें तो ये यकृत से स्रावित होता है, पित्ताशय में जमा होता है जो। बात करें इसकी खास बात की इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता जिसके बारे में हमने पहले ही देख लिया। अब पित्तरस के कार्य की बात करें तो ये अम्लीय कायम होती है
क्या अम्लीय कायम की प्रकृति को क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी एंजाइम उस पे आके काम कर सके। ये हमारे चर्बी या फिर वसा को जल के साथ मिला के, ये हमारे क्या चर्बी या फिर वसा को जल के साथ मिला के इमल्शन मतलब पायसीकरण बनाने में मदद करता है। मतलब वसा को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। कौन हमारे जो हमारे पित्तरस है। बात करें क्योंकि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। फिर अग्नाशयी रस की बात करें, पैंक्रियाटिक जूस के मिश्रण की बात करें, तो अग्नाशय से स्रावित होता है जिसे हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। एंजाइमों की क्रिया होती है इसमें। सबसे पहले आता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये हमारे क्या प्रोटीन और पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स और एमिनो अम्लों में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम आता है कौन सा? एमाइलेज। ये हमारा शेष जो मंडो स्टार्च होता है उसको घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एमाइलेज। लाइपेज की बात करें तो इमल्सीकृत जो वसाएं होती है, छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटी हुई वसाएं होती है, इनको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है हमारे लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? इमल्सीकृत वसाएं होती है, छोटे-छोटे टुकड़ों में बटी हुई वसाएं होती है, इनको ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स में तोड़ने का काम करता है लाइपेज। फिर बात करें छोटी आंत में अंतिम पाचन की बात करें, छोटी आंत फाइनल डाइजेशन इन इलियम की बात करें, तो अग्नाशय और पित्तरस की क्रिया के बाद में काइम अधिक तरल होकर इलियम में जाके पहुंचता है, जहाँ आंत्र रस जो इंटेस्टाइनल जूस है उससे क्रिया होती है, और आंत्र रस क्या क्षारीय होता है। आप इसे याद रखें, आंत्र रस क्या क्षारीय होता है और उससे जाके वहां क्रिया होती है। अब बात करें आंत्र रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वो कौन कौन से कार्य करते हैं। एक तो होता है इरेप्सिन। जी बात करें किस पे काम करता है, ये हमारे शेष प्रोटीन और पेप्टोन्स पे जाके कार्य करता है और उनको कन्वर्ट करके एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है हमारा माल्टेज, जिस जो किस पे कार्य करता है? माल्टोज पे। बात करें अंतिम उत्पाद की, तो अंतिम उत्पाद के रूप में हमारा क्या ग्लूकोज बनता है इसमें। इसमें क्या अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है। फिर आता है सुक्रेज, जिस जो हमारे किस पे काम करता है? केन शुगर या सुक्रोज पे। लास्ट में हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर लैक्टोज की बात करें, ये हमारा लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है, इस पे जाके कार्य करता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज की बात करें तो ये हमारे क्या इमल्सीकृत जो वसाएं होती है उन पे जाके कार्य करता है और ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। परिणाम की बात करें तो इस चरण तक भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है, जिसमें से हमारे क्या जटिल पोषक पदार्थ अपने सरल और अवशोषित करने योग्य रूप में परिवर्तित या कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड में और वसा फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन में कन्वर्ट हो जाता है। आखिरी चरण या पांचवें चरण की बात करें जिसे अवशोषण और निष्कासन कहते हैं। अवशोषण और निष्कासन की बात करें एब्जॉर्प्शन और एंजिशन की। तो अवशोषण की बात करें तो स्थान की बात करें, कायम के अवशोषण की मुख्य क्रिया छोटी आंत में होती है। आप इसे याद रखें, कायम के अवशोषण की मुख्य क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत्र में होती है। अवशोषण की संरचना की बात करें तो छोटी आंत्र में स्थित जो हमारे विलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं, इनकी कोशिकाएं पचे हुए तरल कायम को अवशोषित करती है। जो पचा हुआ तरल कायम होता है इसको अवशोषण करने का काम कौन करता है? हमारे रसांकुर, ये विलाई करते हैं। आप इसे याद रखेंगे। परिवहन की बात करें तो ग्लूकोज और जो हमारे एमिनो अम्ल होते हैं, ये रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित होकर सीधे रुधिर में घुल जाते हैं। ये हमारे क्या है? ग्लूकोज और एमिनो अम्ल क्या होते हैं? रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित होकर सीधे रुधिर में मिश्रित हो जाते हैं। वसा अम्ल और हमारे ग्लिसरीन लसिका में अवशोषित हो जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि ग्लूकोज और एमिनो अम्ल है, ये तो हमारे सीधे रुधिर में चले जाते हैं, और वसा अम्ल और ग्लिसरीन है, ये हमारे लसिका में चली जाती है। आप इसे याद रखेंगे, दोनों अलग-अलग जगह जाते हैं। बाद में ये पदार्थ रुधिर भ्रमण के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। मतलब लसिका तंत्र के द्वारा तो हमारे वसा अम्ल और ग्लिसरीन पहुंचते हैं, और ग्लूकोज और अमीनो अम्ल क्या रुधिर के माध्यम से अंगों तक पहुंचते हैं। तो निष्कासन या इंजेक्शन की बात करें तो बड़ी आंत्र के कार्य की बात करें तो बिना पचा हुआ कायम छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र में पहुंचता है। या बिना पचा हुआ कायम क्या छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र में पहुंचता है, और बड़ी आंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? कायम से जल का अवशोषण करना है। मल त्याग की बात करें, जल अवशोषण के बाद शेष अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, जिसे अंत में क्या मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह हमने पूरे पाचन की क्रिया के बारे में देखा। अब हम देखेंगे पाचन संबंधी रोगों के बारे में, मतलब मेजर डाइजेस्टिव डिजीज के बारे में देखें। पहली बीमारी आती है कौन से? अपच, जिसे इंडाइजेशन या फिर डायप्सिप्सिया कहते हैं। मतलब अपच या इंजेक्शन की बात करें, इंडिजेशन की। सबसे पहले अपच की परिभाषा देखें तो ये हमारा क्या पेट भरा हुआ महसूस होने, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या बेचैनी की स्थिति होती है, जो अक्सर क्या भोजन के ठीक बाद होती है। कौन सी? अपच की स्थिति। कारण क्या होते हैं? अपर्याप्त एंजाइम का स्त्राव होना, चिंता होना, अधिक मसालेदार भोजन करना, ओवर ईटिंग मतलब अति भोजन करना, या भोजन के दौरान ज्यादा बातें करने से हमारे अपच की स्थिति होती है। इसी दौरान
इसीलिए भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। इसके लक्षण क्या होते हैं? पेट फूलना, गैस, उल्टी, मतली आना, पेट में जलन होना, ये हमारे अपच की स्थिति होती है। दूसरी बीमारी आती है कौन-सी? हमारे कब्ज़, जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो परिभाषा क्या होती है? यह वो स्थिति होती है जब मल त्याग करने की क्रिया अनियमित हो जाती है। मल सूखा और कठोर हो जाता है, जिससे मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। कारण क्या है? आहार में फाइबर या रेशो की कमी, अपर्याप्त जल ग्रहण, शारीरिक निष्क्रियता और बड़ी आंत की क्रमाकुंचन गति का धीमा होना हमारे कब्ज़ की शिकायत करता है। बात करें प्रभाव की, तो बड़ी आंत में बिना पचा भोजन अधिक समय तक रहना से हमारे क्या कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तीसरी बीमारी आती है अतिसार या दस्त, जिसे डायरिया कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो इसमें हमारा मल त्याग करने की आवृत्ति बढ़ जाती है। मल तरल मतलब पानी जैसा हो जाता है अतिसार या डायरिया के अंदर। कारण की बात करें तो जीवाणु या फिर विषाणु संक्रमण, खाद्य विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग और भोजन का आंतों के द्वारा तेजी से अवशोषण के बिना ही गुजरना, ये सब हमारे के कारण बनते हैं किसके? डायरिया के। प्रभाव की बात करें तो शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी मतलब निर्जलीकरण, ये हमारे प्रभाव होते हैं किसके? डायरिया के। बात करें अगली बीमारी आती है कौन सी? पीलिया या जॉन्डिस। तो बात करें इस रोग में त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती है। इस रोग में क्या त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती है। और ये रोग क्या हमारे यकृत को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ये रोग क्या करता है? यकृत को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन नामक एक पित्त वर्णक लेना बंद कर देती है। यक- यकृत कोशिकाएं क्या है? रुधिर से बिलिरुबिन नामक एक पित्त वर्णक है वो लेना बंद कर देती है, जिससे ये रुधिर के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। प्रभाव की बात करें तो पित्त वर्णकों के अधिक जमाव के कारण पाचन क्रिया बहुत ज्यादा बाधित होती है, खासकर वसा का पाचन होना बाधित हो जाता है। इसी वजह से हमारे पीलिया होता है। तो पीलिया में क्या होता है? पित्त वर्णकों के अत्यधिक जमाव होने के कारण पाचन क्रिया प्रभावित होती है और खासकर पचा का जो वसा का जो पाचन होता है ये बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। फिर वमन की बात करें जिसे उल्टी कहते हैं। वमन की बात करें तो परिभाषा क्या है? इसमें आमाशय में मौजूद भोजन पदार्थ क्या? इसमें आमाशय में मौजूद भोजन मुख के माध्यम से अनैच्छिक रूप से बाहर निकल जाता है। कौन-सा? वमन या वोमिटिंग में। कारण क्या है? पेट के अत्यधिक गैस, संक्रमण या फिर मस्तिष्क के वमन के जो वोमिटिंग सेंटर में उत्तेजना होने से वमन मतलब उल्टी जैसा लगता है। और ये कैसा है? प्रतिवर्ती क्रिया है मतलब इच्छा से नहीं होती कभी भी उल्टी, अपने आप ही हो जाती है। अगली बीमारी आती है कौन-सी? हमारी मधुमेह, जिसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो ये हमारा मेटाबॉलिक विकार होता है, मेटाबॉलिक बीमारी है, जहाँ हमारे शरीर रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता। जो हमारा क्या शरीर क्या रक्त शर्करा ये ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता मधुमेह के अंदर। कारण की बात करें तो ये पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथि जो अग्नाशय पैंक्रियाज है उससे संबंधित हमारे मधुमेह है। मधुमेह क्या होता है? पाचन तंत्र की सहायक ग्रंथि जो अग्नाशय से संबंधित है। अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का अल्प स्त्रावन करना या फिर इंसुलिन के प्रति शरीर की कोशिकाओं की प्रतिरोधकता की वजह से हमारे क्या मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। प्रभाव की बात करें तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो बात करें और जो हमारे पाचक संबंधी विकार या बीमारियां हैं उनकी बात करें, एक हमारे गैस्ट्राइटिस है उसकी बात करें तो ये हमारे कहाँ होती है? अग्नाशय आमाशय में। गैस्ट्राइटिस हमारा आमाशय में होती है। इसमें क्या होता है? आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली में या म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है। अक्सर हमारे क्या एचसीएल के अधिक स्त्रावन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके अधिक स्त्रावन से या फिर ए, ये एच पाइलोरी जीवाणु है तो उसकी वजह से हमारी क्या है? हमारी गैस्ट्राइटिस बीमारी हो जाती है। तो पेप्टिक अल्सर की बात करें ये हमारा आमाशय ग्रहणी में होता है। आमाशय ग्रहणी की दीवार में घाव या खुला छाला हो जाता है। एचसीएल और पेप्सिन कारण श्लेष्मा झिल्ली का क्षरण होना शुरू हो जाता है किसमें? पेप्टिक अल्सर में। फिर बवासीर या पाइल्स की बात करें तो मलाशय गुदा में ये बीमारी होती है पाइल्स या बवासीर की। तो गुदा क्षेत्र की रक्त वाहिनिकाओं में सूजन या उभार आना जो अक्सर कब्ज या तनावपूर्ण मल त्याग की वजह से होता है। तो अपेंडाइटिक्स की बात करें ये अपेंडिक्स में होता है। तो अपेंडिक्स जो एक अवशेषीय अंग होता है इसमें सूजन आ जाती है जिस कारण अक्सर क्या सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है मतलब उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अपेंडिसाइटिस की बात करें तो ये हमारे अपेंडिक्स में होती है और इसका उपाय क्या होता है? केवल ऑपरेशन ही होता है। इसमें क्या होता है? अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने पाचन तंत्र के बारे में काफी कुछ डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।